अब बच्चों ये हमारा कॉस्ट है, बट ये ध्यान रखना दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। कई बच्चे इस 2 मिलियन को भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का पार्ट मान लेते हैं। ऑल्दो दिस इज अ लॉस एंड एवरी लॉस विल गो टू पी&एल, इवन द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट विल गो टू पी&एल, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ प्रेजेंटेशन एल्स यू विल लूज द मनी। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में रेवेन्यू आप कैसे रिकॉर्ड करते हो? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे बताओ, रेवेन्यू दो तरीके से रिकॉर्ड होता है। ये स्पेशल केस है, हमारी क्लासेस में पढ़ते हैं, स्पेशल केसेस में आता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। और इन दिस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट डू यू रिकॉर्ड रेवेन्यू ऑन अ पॉइंट ऑफ टाइम बच्चा और अ पीरियड ऑफ टाइम? दिखाओ नॉलेज थोड़ा सा, सीधा आंसर मत आ जाओ कि सीधा ठीक है तुम शुरू हो गए। एक्सप्लेन भी बोला है, उसको दिखाओ कि यू आर अ प्रोफेशनल हु अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन। हेलो दोस्तों, तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एसबीआर प्री दिसंबर मॉक 2025। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डन है, देख लेना आप उसका वीडियो। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा अगेन क्वेश्चन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे, एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ तो हम बचपन से खेल ही रहे हैं। एफए हो, एफआर हो, एसबीआर हो, तो आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन मैनेज। क्या क्या टेस्टेबिलिटी है, तो पहले तो सबसे जरूरी काम है भाई, रिक्वायरमेंट को अपन कॉपी कर लें। ठीक है, बार बार नहीं देखना पड़ता है, ये काफी टाइम बचाता है ये स्टेप। रिक्वायरमेंट को यहाँ पे कॉपी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या कहती है? एग्जिबिट 1, सिर्फ एग्जिबिट 1 को यूज करना है। एक तो अच्छी बात ये है कि आपको हर रिक्वायरमेंट के लिए पर्टिकुलर एग्जिबिट है, तो एक तरीके से ये 25 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है। इट्स अ 3 क्वेश्चन इन 25 मार्क्स। एवरी क्वेश्चन इज अ सेपरेट क्वेश्चन है। और जहां तक पढ़ के समझ आ रहा है कि ये वाला क्वेश्चन रेवेन्यू रिलेटेड है। Using Exhibit 1, explain how Weller Company revenue contract with Rainbow Company should be accounted for in Weller Company financial statement for the year end 30th June and show amount to be included in financial statement। बच्चों वर्ब को बड़ा ध्यान से पढ़ा करो। एक्सप्लेन करने को बोला है आपको तो प्रॉपर इसमें एक्सप्लेन करना है। कैलकुलेशन विल बी पार्ट ऑफ योर वर्किंग, कैलकुलेशन आप करके दिखा सकते हो, प्लस शो द अमाउंट्स इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो IFRS 15 रेवेन्यू रिकॉग्निशन का प्रॉपर क्वेश्चन है। कौन सा एरिया टेस्ट हुआ है देख लेते हैं। क्वेश्चन को एक बार आप लोग प्लीज खुद से बच्चों रीड कर लेना, ताकि यू आर अवेयर्ड। ऑलरेडी मॉक ओपन करो, इनको पढ़ के रखा हुआ है, तभी मेरे साथ देखना। तो कहता है ऑन 31st October 2012 वेलर कंपनी एंड रेनबो कंपनी साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट एन ऑफिस ब्लॉक ऑन लैंड ओन्ड बाय रेनबो कंपनी। तो हमारे कस्टमर है, कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर IFRS 15। रेनबो कंपनी हमारे कस्टमर है, हम कौन है? वेल्टर कंपनी। और कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट ऑफिस ब्लॉक, तो कहीं ना कहीं ये हिट हो रहा है कि शायद कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आ गया। और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन एक लंबा क्वेश्चन है, क्योंकि वैसे भी 12 मार्क्स आपको मिल रहे हैं। और याद होगा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास स्टेप होते हैं, 4-5 स्टेप्स होते हैं जो अपन क्लासेस में करते हैं। ओवरऑल प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, कॉन्ट्रैक्ट इज प्रॉफिटेबल नॉट, डिग्री ऑफ कंप्लीशन देखते हैं, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज, कॉस्ट देखते हैं, इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखते हैं। तो याद रखो, जब आप आंसर भी स्ट्रक्चर कर रहे हो ना बच्चा, उन स्टेप को यूज करो, तो आपके पास ऑलरेडी एक फ्रेम होगा कि मुझे लिखना क्या क्या है। वरना बच्चा स्टक हो जाता है इन क्वेश्चन में, रेवेन्यू निकाल दिया फिर भूल जाता है मैं क्या करूं क्या करूं। क्या सिर्फ रेवेन्यू ही दिखाना है? 12 मार्क्स जस्टिफाइड है? बिल्कुल जस्टिफाइड है। अगर आप प्रॉपर्ली अपने कंसेप्ट को याद रखेंगे तो यू हैव सफिशिएंट पॉइंट टू राइट, यू विल नेवर बी शॉर्ट ऑफ द पॉइंट्स। देखो जैसे रीड करते हैं, ऑन 1st Jan 2013 रेनबो कंपनी पेड अ नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट ऑफ 6 मिलियन टू वेलर कंपनी। तो अच्छा, उन्होंने हम लोगों को, हम वेलर कंपनी है, कस्टमर ने हमें 6 मिलियन का डिपॉजिट दिया, ओके है। वेल्टर कंपनी बिगिन कंस्ट्रक्शन वर्क, हमने कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट कर दिया, बहुत अच्छी बात है। द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट कंटेन सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया एग्जामिनर का, टेंशन नहीं दी सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग की, दी होती तो मैनेज कर भी लेते वैसे। द वर्क शुड बी carried out in accordance with Rainbow Company instruction and completed on 18th month by 30th June। तो भाई वो जो कहेंगे वही बात करेंगे, तो 18 महीने में काम कंप्लीट करके देना है, उनके इंस्ट्रक्शन पे काम कंप्लीट करके देना है बाय 30th जून 2014। ठीक है, रेनबो कंपनी विल मेक फर्दर पेमेंट। ठीक है, 8 मिलियन मिलेगा, फिर 8 मिलियन मिलेगा, फिर 11 मिलियन मिलेगा, 30%, 60% और कंप्लीशन पे फिर 11 मिलियन। ठीक है, अपन निकाल लेंगे, टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा ना इससे कि हमें टोटल प्रॉफिट से कितना पैसा मिलने वाला है। If the office block is not transferred by 30th June, the final payment will be reduced by 1 million for each full month delay। ओके ओके, तो भाई यहाँ पे वेरिएबिलिटी आ गई। मान लो मुझे टोटल मिला के तुमसे मिलना है, कस्टमर से, रेनबो भाई से मिलना है 50 करोड़, 50 करोड़, सॉरी 50 मिलियन, और 50 मिलियन मिलना है, और मान लो कॉन्ट्रैक्ट 2 महीने डिले होगा,
तो मैं अगर मुझे लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट 2 महीने डिले होगा तो रेवेन्यू कितना दिखाना चाहिए 50 या 48? लेट मी नो। कॉन्ट्रैक्ट अगर 3 महीने डिले होगा तो रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड 50 मिलियन और 47 मिलियन माय फ्रेंड। आप सब बोलेंगे कि सर जब एक्सपेक्टेड है कि कॉन्ट्रैक्ट डिले होगा तो आप हटाओ उस रेवेन्यू को। तो यहाँ भी देखना है अगर इफ देयर इज एनी डिले एक्सपेक्टेड डिले देन यू हैव टू रिमूव। जनरली क्या होता है वेरिएबल कंसीडरेशन हम ऐड करते हैं या इग्नोर करते हैं, यहाँ पे माइनस करेंगे क्योंकि पेनल्टी है, वेरिएबल पेमेंट्स है बल्कि। ऑन 1 Jan 2013 वेलर कंपनी परचेज अ प्लांट फॉर 16 मिलियन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए प्लांट लिया है, ठीक है, 16 मिलियन पूरा का पूरा नहीं डालेंगे, जितना यूटिलाइज होगा प्लांट की लाइफ के अकॉर्डिंग जितना हमारा यहाँ पे यूटिलाइज होगा देख लेंगे। टू बी यूज exclusively ऑन द कॉन्ट्रैक्ट विद रेनबो कंपनी अंटिल इट्स कंप्लीशन, ठीक है, पूरा इसको यहीं पे यूज करना है। वेल, वेरी गुड। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड ऑन अदर कॉन्ट्रैक्ट सब्सिक्वेंटली, expected to be used other contract subsequently, ठीक है। The estimated useful life of this plant 5 year, अच्छा 5 साल का लाइफ है बच्चा। अब हमारे यहाँ पे कितना टाइम हो गया है, तो हमने स्टार्ट किया था ये प्रोजेक्ट कब लिया है, 1 जैन को लिया है, ईयर एंड कब है 30 जून को, तो 6 महीने हो गए हैं, तो हम 6 महीने का डिप्रिसिएशन इसकी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मानेंगे, मतलब कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। देखो, रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप याद करो जब अपन करते हैं स्टेप्स तो पहला स्टेप होता है ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस। मे बी नीडेड मे नॉट बी नीडेड, अगर क्वेश्चन बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट इज प्रॉफिटेबल तो नहीं है जरूरत। क्वेश्चन 2 डिग्री ऑफ कंप्लीशन मे बी नीडेड मे नॉट बी, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो यू डोंट नीड डिग्री ऑफ कंप्लीशन। द थर्ड स्टेप, how much revenue to be recognized, how much cost of sale is there, what is cost of sale, cost of fulfilling the contract, so that is also need to be calculated. वेलर कंपनी विल इनकर मटेरियल लेबर डायरेक्ट लेबर 1.2 मिलियन का, ठीक है, मटेरियल लेबर पर मंथ लगेगा, 6 महीने का भी लगा देंगे, वो भी कॉस्ट हो गई हमारी। टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट अंटिल द ऑफिस ब्लॉक इज कंप्लीटेड, ठीक है, देयर इज नो अनयूज्ड मटेरियल इन द इन्वेंटरी, कोई क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक भाई नहीं है। इन अप्रैल 2013 मटेरियल परचेज फॉर कॉन्ट्रैक्ट वर डैमेज ड्यू टू एम्प्लॉय नेग्लिजेंस, अच्छा, कुछ सामान खरीदा और वो डैमेज हो गया, खराब हो गया, हो जाता है, हमारे कुछ एम्प्लॉय ने नेग्लिजेंस कर दी, रिजल्टिंग इन अ वन ऑफ रेक्टिफिकेशन कॉस्ट ऑफ 2 मिलियन। एक रेक्टिफिकेशन कॉस्ट, एक रिपेयर कॉस्ट, भाई आपका सामान खराब हो गया, अब वो सामान ठीक करवाना पड़ेगा या रिप्लेस करवाना पड़ेगा, कहाँ से आएगा? तो 2 मिलियन का सामान जल गया, मतलब अपन कहते हैं ना इन्वेंट्री लॉस्ट बाय फायर हो गया, तो वैसे ही मटेरियल लॉस्ट हो गया। अब बच्चों ये हमारा कॉस्ट है, बट ये ध्यान रखना दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, कई बच्चे इस 2 मिलियन को भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का पार्ट मान लेते हैं, ऑल्दो दिस इज अ लॉस एंड एवरी लॉस विल गो टू पीएनएल, इवन द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट विल गो टू पीएनएल, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ प्रेजेंटेशन एल्स यू विल लूज द मार्क्स। अगर कोई बच्चा इसको या तो प्रोपोर्शनेट कर देता है 6 महीने, गलतियां मैंने देखी आई हैव सीन, 2 मिलियन का 6/12 कर देते हैं बच्चे, व्हाई? It's one of damage. It's not a damage which will give you future benefit anymore. You cannot recover this 2 million from the customer now. This is your loss. ये आपका खुद का fault है, customer क्यों पे करेगा इसके लिए पैसे? ये तो गए आपके पैसे। तो ये 2 मिलियन का पूरा लॉस पीएनएल में जाएगा, बट इन अ सेपरेट हेडिंग, इट विल नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। यू कैन call it as one off cost or damage rectification, damage general administrative expenses, but you will not classify under contract cost, else you will lose the presentation marks. As a result, welder company now expect to transfer the office block to Rainbow by 15 August. The contract is expected overall, ठीक है, पहला स्टेप हो गया। On 30 June the contract was confirmed to be 30% complete, degree of completion मिल गया, Rainbow company made the related payment, Rainbow company also expect to make payment due on 31st December as agreed. तो दोस्त मेरे, हमने वादा कब का किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट को डिलीवर करने का? हमने वादा 30 जून का किया हुआ है, और नाउ एक्सपेक्ट ऑफिस ब्लॉक टू रेनबो बाय 15 अगस्त, तो मोटा मोटा 1 महीने का डिले है, एग्जैक्टली राउंड ऑफ फिगर में हमें लेंगे तो 1 मंथ हम डिले करेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में, तो 1 महीने की पेनल्टी भी हमें देनी पड़ेगी इसमें। कैसे लिखे आंसर? क्वेश्चंस तो पढ़ लिया, समझ लिया, मोटा मोटा 12 मार्क्स के लिए लिखा कैसा जाए, मेन तो सवाल वहां पे आके फंसती है कि यार सर करें क्या, आंसर को लिखें कैसे, कैसे चाहे 12 मार्क्स सर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्रोविजन हर बच्चे को आता है, अच्छा किसी को आईएफआरएस 15 नहीं आता, तो भाई पहले आईएफआरएस 15 पढ़ ले, क्यों टाइम खराब कर रहा है? नहीं, तो पहले उसको समझ ले दोस्त, आईएफआरएस 15 मेरी क्लासेस देख लो, ठीक ठीक पढ़ा दिया है आईएफआरएस 15,
नहीं पढ़ रखा अभी तक। क्योंकि बड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। देखो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करो। अब देखो रेवेन्यू रिकॉग्निशन सबसे पहले अपन क्या पूछते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन में? अगर हम स्टेप याद करें तो आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, हाउ मेनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आर देयर? लेट मी नो, टेल मी। सबसे पहले ना मैं ये चीज़ें एग्जामिनर को बताता हूँ, भाई मुझे नॉलेज है या नहीं है? एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, यहाँ पे मल्टीपल है। देखो, वी हैव टू बिल्ड अ ऑफिस ब्लॉक, बिल्ड ऑफिस ब्लॉक। सो वी हैव सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है दोस्त मेरे। वी हैव टू बिल्ड ऑफिस ब्लॉक। तो जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो कितनी है दोस्त? देयर इज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। बात बता दी हमने। भाई यू हैव टू बिल्ड एन ऑफिस ब्लॉक, आपको पूरा ऑफिस बना के देना है। ऐसा नहीं है कि यू कैन कंस्ट्रक्ट वन पार्ट एंड अदर पार्ट, देयर इज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अगर आपने किसी से बोला कि आप कॉफी कैफे में गए, आपने कॉफी ऑर्डर करी, तो कॉफी आपने प्रॉपर कॉफी ऑर्डर करी है। वो आपको शुगर अलग ला के देता है, मिल्क अलग ला के देता है और बोलता है बनाओ कॉफी, या मेरी ऑब्लिगेशन नहीं, यू वांट कॉफी, आपको इंग्रेडिएंट्स थोड़ी चाहिए, सेपरेट थोड़ी चाहिए, तो देयर इज अ वन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। आप पियोगे नहीं कॉफी, नहीं समझे? तो बिल्ड ऑफिस ब्लॉक, सो वी हैव टू बिल्ड एन ऑफिस ब्लॉक। तो हमारे पास परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बच्चा कितना हो गया? वेलर के पास, सॉरी, वन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। और नाउ सेकंड थिंग, जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में रेवेन्यू आप कैसे रिकॉर्ड करते हो? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम? मुझे ये बताओ। रेवेन्यू दो तरीके से रिकॉर्ड होता है। ये स्पेशल केस है, हमारे क्लासेस में हम पढ़ते हैं, स्पेशल केसेस में आता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। और इन दिस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट डू यू रिकॉर्ड रेवेन्यू ऑन अ पॉइंट ऑफ टाइम बच्चा और अ पीरियड ऑफ टाइम? दिखाओ नॉलेज थोड़ा सा। सीधा आंसर पे मत आ जाओ कि सीधा ठीक है तुम शुरू हो गए। एक्सप्लेन भी बोला है, उसको दिखाओ कि यू आर अ प्रोफेशनल हु अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन। और ये सब नॉलेज आता है, बट आपको फ्रेम करना आना चाहिए। तो बिल्डिंग ऑफिस ब्लॉक, वी हैव अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, रीजनिंग के साथ। क्यों? क्योंकि मैं ऑफिस ब्लॉक बिल्ड कर रहा हूँ, इट्स अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, मैंने बता दिया। दीज आर इंटरडिपेंडेंट, और डिटेल में जाना चाहो तो जा सकते हैं, बट नॉट रिक्वायर्ड। एक बहुत ज्यादा रीजनिंग भी नहीं, एक सिंपल लेवल पे कम्युनिकेटेड रीजनिंग होनी चाहिए। लिख दो यहीं पे। हाँ, छोड़ के चले गए हमारे वर्ड प्रोसेस। ऑल्सो, ऑल्सो here revenue will be recorded over the period of time. Why? Because, बताओ, सोचो सोचो, खुद का दिमाग चलाओ, क्यों भाई? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्यों? जैसे जैसे किसकी 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 जमीन पे, आप देखो पहली लाइन में ये बात लिखी हुई है, आप रेनबो की जमीन पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो जैसे जैसे बिल्डिंग बनती जाएगी कंट्रोल पास होगा नहीं होगा? होता जाएगा। तो जितना बन गया उतना कस्टमर ओनर बनता जाएगा, कंट्रोल पासेस एज कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड। बिकॉज वी आर कंस्ट्रक्टिंग, हमारी खुद की जमीन थोड़ी है, हम कोई बिल्डर थोड़ी है, हम तो सर्विस देने आए हैं उसको। वो उसके घर पे जाके हम उसकी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। जैसे आप फर्नीचर वाले को, कारपेंटर को बुलाओ घर पे, आप सामान दो और वो तो जितना सामान से वो कंस्ट्रक्ट कर देगा वो आपका हो जाएगा, वो लेके थोड़ी चला जाएगा। सो बिकॉज वी आर कंस्ट्रक्टिंग ऑन रेनबो लैंड, कंट्रोल विल पास। कंट्रोल कैसे पास होगा? कंट्रोल विल पास एज बिल्डिंग इज बिल्ट। जैसे जैसे बिल्डिंग बिल्ट होती जाएगी, कंस्ट्रक्ट होती जाएगी, कंट्रोल जाता रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा बता दिया एग्जामिनर को भाई, बेसिक बेसिक सी बातें। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं देखता हूँ, अपने स्टेप्स पे आता हूँ। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं टोटल रेवेन्यू टू बी रिकॉर्डेड इन पीएनएल, ये निकाल लेते हैं।
अब इसके लिए कोई एक्सेल की ज़रूरत थोड़ी है, क्लियरली आपको बता रखा है, भई कितना-कितना अमाउंट है। पहले आपने 6 मिलियन दिया, फिर कितना दिया 6, 8 फिर आया, फिर 8 आया और फिर 11 आया, तो कितना हो गया? ये आपका हो गया अराउंड 32 मिलियन सॉरी 33 मिलियन। ठीक है दोस्त, 33 मिलियन डॉलर लिख दिया। नेट मीन्स क्या चीज़ लिखनी चाहिए? देयर इज़ 1 मंथ डिले, इज़न्ट इट? 1 महीने का डिले है या नहीं है? Since Weller expect 1 month delay. Delay, we have to pay penalty of 1 million. So revenue 33 minus 1 32 million. ठीक है और बाकी कंप्लीशन कितना है? 30% कंप्लीट है। सो as contract is 30% complete. 52 into 30%. ये आपका रेवेन्यू आ जाएगा। भाई कॉन्ट्रैक्ट आपका 30% ही तो कंप्लीट है। अब पूरा 32 मिलियन तो पूरे 18 महीने का रेवेन्यू है। मतलब पूरे सालों का रेवेन्यू है। पूरे 100% कंप्लीशन का रेवेन्यू है। अभी 6 महीने में कॉन्ट्रैक्ट कितना कंप्लीट हुआ है? 30%। तो आप रेवेन्यू भी कितना रिकॉर्ड करोगे 6 महीने का? 30%। अच्छा इसका 6/12 मत कर देना तुम। ये तो 6 महीने का ही है। 9.6 मिलियन लिख दिया। जो बेसिक मार्क्स आने चाहिए थे वो एग्जामिनर को समझा दिया। बड़ी मेन चीज, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ये बात समझो कि दोस्त मेरे, मार्क्स कैसे पाने हैं। सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, आपको सिर्फ उसको प्रेजेंट करते रहना है। मेरे को खुद कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में इतना ही मालूम है कि भाई ये 5 स्टेप है, तो मैं उस नॉलेज को यूज कर रहा हूँ, मेरे रेवेन्यू का पूरा नॉलेज दिखा रहा हूँ उसको, बट रेलिवेंट भर भर के नहीं लिख रहा हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड लिख रहा हूँ। आप बहुत ज्यादा एग्जाम का आंसर पढ़ते हैं, उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, इट विल डेफिनेटली कॉस्ट यू इन योर एग्जाम। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ राइटिंग एग्जाम इन अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इन योर ओन लैंग्वेज। बट यस कंसेप्चुअल क्लैरिटीज मस्ट बेटा, बिना कंसेप्चुअल क्लैरिटी के तो कोई भी सीन बन नहीं पाएगा ना। सीन बनाने के लिए नॉलेज तो होना चाहिए ना। if you don't understand the provisions then मुश्किल हो जाएगा। तो दोबारा से समझा रहा हूँ, फर्स्ट आई हैव डिस्कस्ड, टाइम लो मेरे साथ समझो, क्योंकि आई एम नॉट हियर जस्ट टू सॉल्व, इट्स नॉट अ डीब्रीफ, कोई डीब्रीफ नहीं है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आई एम डूइंग विद ऑल ऑफ यू कि आप समझो भी कि इनके पीछे का लॉजिक क्या, प्रोविजन भी रिवाइज हो जाना चाहिए इस क्लास के साथ। तो सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गई, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट एन एंटायर बिल्डिंग, आप पार्ट में नहीं दे सकते, पूरा फुलफिल बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग बना के देना है। आप उसकी जमीन पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा कस्टमर के पास राइट आता जा रहा है उसका। अभी अपने स्टेप्स पे चलते हैं, फिर अपन देखते हैं। अच्छा अब क्या लिखे, रेवेन्यू के बारे में लिख दिया, तो ऑब्वियसली कॉस्ट के बारे में बात करो। और किसके बारे में बात करोगे? आपने रेवेन्यू के बारे में बात कर ही ली। सेकंड थिंग वी विल टॉक अबाउट कॉस्ट। 1 मिनट बच्चों। हम कहते हैं कॉस्ट के लिए, ऑन फर्स्ट जन वेलर परचेज 16 मिलियन टू बी यूज्ड एक्सक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट रेनबो, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी अदर कॉस्ट एस्टिमेटेड। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी आपको डिटेल में सारी चीज दी हुई है। अपन क्या करते हैं, बना लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट।
तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की कैलकुलेशन में क्या करें? अच्छा, इफ यू नीड कि टेबल का ज़रूरत है तो यू कैन मेक अ टेबल आल्सो। टेबल में यू कैन डिस्कस इन डिटेल कि कौन-कौन सी कॉस्ट के बारे में आप बात कर रहे हो। तो जैसे सबसे पहले हम बात करें तो प्लांट के बारे में बात कर लेते हैं। प्लांट का क्या है? 16 मिलियन का प्लांट है, डिवाइड बाय 10, 16 मिलियन का प्लांट है, डिवाइड बाय 10 इयर्स, लाइफ हमें कितना दिया है? 10 साल। सॉरी, लाइफ 10 साल नहीं है ना, तो लाइफ दिया है बच्चा 5 इयर्स, सॉरी। हाँ, तो 5 इयर्स का लाइफ है, 5 इयर्स के लाइफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना है और 6 महीने बीत चुके हैं। मंथ्स में है ना, तो मंथ से डिवाइड कर लेते हैं इनटू 6, तो ये आपका आ गया आंसर। 1.6 मिलियन। समझे बात को? क्वेश्चन क्या कहता है? प्लांट परचेज इज टू बी यूज्ड एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट, द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट इज 5 ईयर। 5 साल का लाइफ है। वो 12 महीने 1 साल में होते हैं, 5 साल में कितने हो गए? 60, और 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया, डॉलर 1.6 मिलियन मेरा प्लांट का काम हो गया। अच्छा, कुछ सामान भी लगा है। Is the cost of constructing fulfilling the contract is not is yes or no? Yes, it is। तो मटेरियल का कॉस्ट आया दोस्त मेरे, मटेरियल कितना लगेगा सर? 1.2 मिलियन लग रहा है, 1.2 मिलियन, ठीक है। 1.2 कितने महीने के लिए लगेगा? 6 महीने के लिए। ये बता दो कितना हो गया? डॉलर 7.2 मिलियन। ये है कोई डाउट इन दोनों बातों में किसी को? वो हमारा आ गया टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, जो पीएनएल में हम डालेंगे कितनी हो गई? तो 7.2 प्लस 1.6, ये हमारा बच्चों आ गया 8.8 मिलियन। बिल्कुल क्लियर रखो। नॉलेज का मार्क्स है, नॉलेज का पैसा है बच्चा, और कुछ उससे ऊपर नहीं है। कि अलग से लिख दो द डॉलर, उसके बारे में बात कर रहा हूँ, बोला नहीं हूँ। द डॉलर 2 मिलियन रेक्टिफिकेशन कॉस्ट विल गो टू पीएनएल। हालांकि दोनों पीएनएल में जाएंगी, बट दोनों का अलग है ना। एक कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट है और एक हमारी डैमेज है, एबनॉर्मल कॉस्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। डॉलर 2 मिलियन इज रेक्टिफिकेशन कॉस्ट विल गो टू पीएनएल। इट इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम कस्टमर। एक बेसिक कंडीशन है कि कस्टमर जिस चीज का पैसा देगा वही कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है। सो मैं वहां पे नॉलेज शो कर रहा हूँ, कॉस्ट टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान रखना, अगर आप पॉइंटर्स, हर पॉइंटर पे जो जो एग्जामिनर ने मेंशन किए हैं उस पे बात करोगे तो ऑलरेडी मार्क्स आ जाएंगे, और कोई भी बात छोड़ते तो मार्क्स जाएंगे, फिर वो अच्छा आंसर नहीं है। नॉलेज तो पूरा होना चाहिए ना। अब आप वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंशिएशन 2 मिलियन का कई टीचर्स गलत करते हैं। दे इंक्लूड दिस इन टोटल कॉस्ट इन पेन, क्योंकि सब पीएनएल में जाना है। अरे यार, आईएफआरएस 18 के बाद प्रेजेंटेशन का कितना बड़ा रोल हो गया है। वी हैव टू अंडरस्टैंड $2 million is rectification cost will go to P&L. It is not recoverable from customer, so it is not a cost of fulfilling the contract। बस इतना लाइन लिखा, एग्जामिनर को समझ आ गया। अपन क्या शो कर देंगे इसको? जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, अलग से ऑपरेटिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में दिखा देंगे। ठीक है सर, अब तो हो गए सर, सारे मार्क्स हो गए। अब कुछ बचा आपने चलो मैं स्टेप की बात करता हूँ ताकि छूटे ना। अपन अपने कंसेप्ट पे जाते हैं। अपना कंसेप्ट क्या कहता है? पहली चीज थी
कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिटेबल है, बोल रखा है, बता रखा है, टिक। कोई खास बात करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नहीं बता रखा है। दूसरा डिग्री ऑफ कंप्लीशन गिवन था। तीसरा स्टेप होता है सर आप रेवेन्यू निकालते हो, सर कॉस्ट निकालते हो, दोनों काम आपने कर दिया, बहुत बढ़िया। अरे सर चौथा स्टेप भी तो था जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट एसेट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बताया करते थे। अरे स्टेप तो था, मिस हो गया, मिस हो गया। चलो मार्क्स लेते हैं, उसके भी मार्क्स लेते हैं। अब मार्क्स कैसे मिलेंगे? तो कितना पैसा मिल गया अभी तक हमें, इसके बारे में कुछ बता रखा है? तो कॉन्ट्रैक्ट 30% कंप्लीट हुआ है, तो 8 मिलियन मिल गया होगा। कैश रिसीव्ड टिल नाउ, भाई कैश रिसीव्ड टिल नाउ इज 6 प्लस 8 इक्वल्स डॉलर 14 मिलियन, राइट है? बट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड टिल नाउ 9। तो इसका क्या मतलब हो गया? कॉन्ट्रैक्ट एसेट या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी? 4.4 मिलियन की कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी नहीं आ जाएगी दोस्त, आपको पैसा मिल गया 14, इनकम आपकी अभी तक रियलाइज हुई है 9.6, सामने वाले ने पैसे आपको ज्यादा दे दिए, तो एडवांस नहीं हो गया? आपको आपने सर्विस दी है अभी 1 रुपए की, सामने वाले ने 3 रुपए दे दिए, 2 रुपए आपके लिए एडवांस है, लायबिलिटी है कि नहीं? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी इज 4.4 मिलियन। बेसिक सी कैलकुलेशन है, कोई कुछ खास है नहीं बच्चा कि मैं बहुत ज्यादा वरी करूं कैलकुलेशन को लेके, तो मैंने कैलकुलेशन पे ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया, कर दी कैलकुलेशन। इसी के अंदर एक्सेल की जरूरत पड़ती तो कर लेते, बेझिझक एक्सेल यूज करो, वरी नहीं करो, जहां करना है करो, जैसे ठीक लगता है वैसे करो, बट स्ट्रक्चर तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करो, स्ट्रक्चर तरीके से अपने आंसर को बिल्ड करो। टेंशन नहीं लो एग्जाम को लेके, बड़े अच्छे प्यारे प्यारे आंसर्स हैं बच्चों। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है हमारे सी और एसीसी कोर्सेज में बच्चों। एसीसी में काफी आपको प्रैक्टिकल केस स्टडी कंसेप्चुअल ओरिएंटेड चीजों पे फोकस करना है। बहुत कुछ लर्निंग एक्सरसाइजेस आपके लिए मैटर नहीं करती, वो नहीं चाहते कि आप चीजों को रट्टा लगा के आओ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी ये बच्चा वो भी आंसर कर सकता है जिसने कभी पढ़ा ना हो एसबीआर में आईएफआरएस 15। सिर्फ एफआर कंसेप्चुअली उसको पता है ना, कॉमन सेंस से भी यू कैन स्कोर मार्क्स। अगर आपको आईएफआरएस 15 नहीं भी आता तो भी यू कैन स्कोर लॉट ऑफ मार्क्स फ्रॉम कॉमन सेंस। आपको अगर अकाउंटिंग का सेंस है कि भाई रेवेन्यू उतना ही रिकॉर्ड होगा जितना काम हो गया है, प्लांट का क्या खर्चा जाएगा, क्या चीजें कंट्रोल कब जाएगा, तो बहुत सारी चीजों की बातें कॉमन सेंस से आप यहाँ पे कर सकते हो। तो डन है। हाँ, लास्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जब अमाउंट्स के इंक्लूड करने की बात करी है तो एक अमाउंट और डाल दो बच्चों, कैरिंग अमाउंट भी डाल दो। कैरिंग कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लांट कितना हो गया? तो आई थिंक 16 मिलियन का प्लांट था आपका, आपने 1.6 का डेप्रिसिएशन लगा दिया, 1.6 का ही है ना डेप्रिसिएशन, राइट? 14.4 मिलियन आपका कैरिंग अमाउंट प्लांट का हो गया। This much answer is a sufficient answer for scoring 12 marks in my own simplified language. आप एग्जामिनर का आंसर पढ़ोगे और उसका लैंग्वेज, उसकी चीजें हो सकती है ज्यादा डिटेल्ड हो हमसे, और we may even have missed one or two explanation here and there, but do you believe कि that answer can be written in exam scenario? I don't think so बच्चा कि इतना आसान है। जिसके लिए है उसको तो फिर ये वीडियो देखने का जरूरत ही नहीं है ना। मत देखो बच्चा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, यू आर encyclopedia, यू कैन मैनेज एवरीथिंग, टेंशन ही नहीं है, फिर ये सब चीजों पे टाइम वेस्ट ही नहीं करना है। तो जो बच्चे नहीं कर सकते वो जरूर फॉलो करो सर की एडवाइस। तो इसी के साथ अपन चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। रिक्वायरमेंट की अगर बात करें, रिक्वायरमेंट टॉक्स अबाउट calculate and explain the gain arising to the Weller Group on disposal of overseas subsidiary that will be recognized in consolidated P&L, including accounting treatment of cumulative exchange difference। अच्छा, तो सिंपल सा रिक्वायरमेंट है,
स्टार्ट में ध्यान रखना कैलकुलेशन भी करके दिखाना है, एक्सप्लेन भी करना है। अगर कोई कैलकुलेशन कहता है कैलकुलेट एंड एक्सप्लेन, तो मतलब दोनों चीज़ करनी है, कैलकुलेट भी और एक्सप्लेन भी। और हमने डिस्पोज़ की है ओवरसीज़ सब्सिडी को, IAS 21 आपके दिमाग में घूमने लगना चाहिए कि हाउ डिस्पोज़ल इज़ टेक प्लेस, व्हाट इज़ द अकाउंटिंग ऑफ डिस्पोज़ल। एंड फाइनली क्यूमुलेटिव एक्सचेंज डिफरेंस, जो हमारे पुराने क्यूमुलेट होते हुए ओसीआई में रिसाइक्लेबल जो होते हैं, पीएनएल में हम ट्रांसफर करते हैं। इसी टॉपिक के क्वेश्चन 1 में भी ये चीज़ हमने डिस्कस की थी कि कुछ गेन लॉस रिसाइक्लेबल होते हैं, मतलब रिसाइकल हो जाते हैं ओसीआई से पीएनएल पे ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल, कुछ गेन नहीं होते हैं। जैसे रिवैल्यूएशन गेन आईएस 16 रिसाइक्लेबल नहीं है, वो डायरेक्टली इक्विटी में जाता है। बट आईएस 21 क्लियरली ये बात बोलता है कि कोई भी क्यूमुलेटिव एक्सचेंज डिफरेंस है, जो आपने ओवर द पीरियड क्रिएट किए हैं, दैट विल बी रिसाइक्ल्ड इन पीएनएल एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल ऑल ऑफ यू। ठीक है? तो ये बात तो आई होप सबको समझ आती है मेरे दोस्तों को। हाँ सर। तो क्या कहते हैं ये, during the reporting period, whether a company sold its 100% equity investment in an overseas subsidiary proceed 5 lakh, at the disposal date, the net asset of subsidiary were 2 lakh and the carrying amount of goodwill 1 lakh. There is a 50,000 cumulative exchange difference translating foreign operation. ठीक है, ये 50,000 रिसाइकल होके हमारा पीएनएल में चला जाएगा। सिंपल सा आपको इसमें गेन लॉस निकाल के दिखाना है। आई थिंक मैनेजेबल है, कोई ऐसा चैलेंज इसके अंदर है नहीं, इस क्वेश्चन के अंदर जो अपन वरी करें। करते हैं इसको सॉल्व। फॉर्मेटिंग पहले सेट कर ले इसको। ठीक है दोस्त, देखो क्या कहता है यहाँ पे, हम सबसे पहले कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं, टेबल बना देते हैं कैलकुलेशन के लिए। हमें प्रोसीड कितना आया वो सब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। प्रोसीड, सबसे पहले तो प्रोसीड इंपॉर्टेंट। भाई आपको पैसा कितना आया, 500, 500 थाउजेंड्स में लिख लेते हैं फिगर को। एग्जामिनर को बता देते हैं फिगर हमने थाउजेंड्स में लिखा है। प्रोसीड, कैलकुलेशन पार्ट में कोई इनपुट नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको मैं इनपुट दूँ। अब क्या-क्या माइनस करोगे? तो नेट एसेट भी दिया हुआ है, गुडविल भी दिया हुआ है, 100% सब्सिडियरी है, तो माइनस नेट एसेट ऑन डिस्पोज़ल माइनस गुडविल, सब कुछ आपको कैलकुलेट किया है। नेट एसेट कितना बताया है? 200, तो ये आपके नेट एसेट हो जाएँगे 200 के। फिर उसके बाद आपको कुछ बताया हुआ है क्या? कैरिंग अमाउंट गुडविल का दिया हुआ है, 100 का कैरिंग अमाउंट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखो, आपको ऐड करना पड़ेगा, क्या? रिसाइक्लिंग ऑफ क्यूमुलेटिव गेन, ये ध्यान रखना ऐड होगा। रिसाइक्लिंग ऑफ एक्सचेंज गेन या क्यूमुलेटिव गेन, कुछ भी आपको बोलना है, क्यूमुलेटिव गेन, ये हम इसको रिसाइकल कर देंगे। रिसाइक्लिंग ऑफ क्यूमुलेटिव, कितना अमाउंट है? 250। वही पीएनएल में जाएगा ना, फायदा है, प्लस होगा, पीएनएल में जाएगा, रिसाइकल कर रहे हो। अभी तक ओसीआई में पार्क किए जाते, अब इसका टाइम है लाइमलाइट में आने का, तो रिसाइक्लिंग में क्या करते हैं, हम पीएनएल में डाल देते हैं, लाइमलाइट में डाल देते हैं। तो हमारा पीएनएल के अंदर गेन कितना हो गया, वो रिसाइक्लिंग गेन मैंने गलत डाल दिया बच्चों, 50 है, सॉरी, टोटल है 250, 250।
ये हमारा टोटल गेन आ गया। ओके, अब देखो, अगर अपन लोग इस क्वेश्चन को इतना करके छोड़ देते हैं तो मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। अब एक्सप्लेनेशन भी बहुत ज्यादा नहीं, बेसिक सा एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्या लिखे सबसे पहले? सो ऑन डिस्पोजल, पहली बात तो आपको ये बता देना है कि डिस्पोजल पे क्या होता है। ऑन डिस्पोजल ऑफ 100% subsidiary, we recognize full gain or loss in P&L as it is loss of control। अब कंट्रोल चला गया, सब्सिडी थोड़ी रही, सब्सिडी का काम तमाम, जिंदगी से चली गई हमारे सब्सिडी, 100% सब्सिडी। So on disposal of 100% subsidy, we recognize full gain loss in P&L as it is a loss of control। अगर आपको पता हो, आप डालना चाहो, मार्क लिखना चाहो तो IFRS 10 लिख भी सकते, जरूरत नहीं है वैसे इतना। सो क्या करोगे इसके लिए, करोगे कैसे? डी डी रिकॉग्नाइज, जो ऊपर किया ना उसी को समझाना है, कुछ खास नहीं, उसके पीछे बताना है आपको लॉजिक। डी रिकॉग्नाइज सब्सिडरी नेट एसेट, भाई जब वो आपकी बुक में नहीं रही तो अब इसके नेट एसेट एंड गुडविल कंपेयर विद, किससे कंपेयर करोगे? कंपेयर विद प्रोसीड, प्रोसीड्स टू कैलकुलेट गेन और लॉस। बता दिया एग्जाम में। भाई तुम चाहते थे एक्सप्लेन करो सर, तो हमने एक्सप्लेन कर दिया, मार्क्स दे दो। और किस बात पे सर एक्सप्लेन करना बाकी रहता है? ऑल्सो सिंस इट इज ओवरसीज सब, क्योंकि एक ओवरसीज सब्सिडरी है, क्यूमुलेटिव, क्या क्यूमुलेटिव एक्सचेंज डिफरेंस, जितना भी क्यूमुलेटिव एक्सचेंज डिफरेंस है दोस्तों, हमने क्या किया होगा? accumulated in OCI must be, अभी मैंने आपको बताया, must be recycled to P&L, must be recycled to P&L on disposal। ये मेरा बेसिक सा एक्सप्लेनेशन भी हो गया, उससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। एक बेसिक एक्सप्लेनेशन के साथ ये मेरा आंसर खत्म होता है। जो मैंने ऊपर करके कैलकुलेशन करके दिखाया वो मैंने नीचे एक्सप्लेन कर दिया, मेन मेन चीजें कि डी रिकॉग्नाइज होगी, डिस्पोजल हो गया, गेन पीएनएल में जाएगा, नेट एसेट्स बुक से चले जाएंगे, गुडविल चली जाएगी, प्रोसीड आएगा, वो गेन लॉस, और जो भी क्यूमुलेटिव एक्सचेंज डिफरेंस है जो अभी तक आपने पार्क कर रखा है वो सारा का सारा क्यूमुलेटिव एक्सचेंज डिफरेंस भी बच्चों पीएनएल में रिसाइकल हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है कि बच्चे को पता हो कि कौन कौन से गेन रिसाइकलेबल है, उनको लर्न कर लो, काफी काम आता है ये एग्जाम के अंदर, कौन से नहीं। तो यहाँ से हमारा कंप्लीट हो जाती है बातें, इसकी भी फाइनल बात हमारी रहती है किसकी? क्वेश्चन 3 की, लॉसेस कैरी फॉरवर्ड डेफर्ड टैक्स। तो भाई कुछ बातें डेफर्ड टैक्स से भी करी हुई हैं, डीटीए डीटीएल की बातें करी हुई हैं, देखें क्या बात कर रहा है एग्जामिनर। रीड कर लो इसको जल्दी से, पॉज करो और रीड करो, फिर रीड करो। आफ्टर इनकरिंग सब्सटेंशियल लॉसेस इन द ईयर टू 30 जून टू 1 2, तो काफी सारे कंपनी को लॉसेस हो रहे हैं। आई थिंक डीटीए की बात कर रहा है, एग्जिबिट भी पढ़ोगे तो यूजिंग एग्जिबिट 3 डिस्कस वेदर डीटीए शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो डीटीए को लेके आपको मालूम है कि डीटीए तभी रिकॉर्ड हो सकता है, कब एसेट कब रिकॉर्ड हो सकता है? जब उससे बेनिफिट आएंगे या नहीं आएंगे। ऑब्वियसली मेरे दोस्त, कोई भी एसेट तभी रिकॉर्ड होगा, एसेट ही वो तब है जब आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे, तो ये एसेट रियलाइज ही तब हो सकता है जब फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट हो। तो सबसे पहली लाइन ही आपको ये लिखनी चाहिए,
देखो जब रिकॉग्निशन की बात आए, IS-12 क्या कहता है हमारा IS-12 प्यारा-प्यारा, कहता है डीटीए कैन बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली इफ कंपनी इज प्रोबेबल टू मेक फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट। ये बात तो सबको याद होगी। सो डीटीए कैन ओनली बी रिकॉग्नाइज्ड, कब रिकॉग्नाइज हो सकता है? ओनली बी रिकॉग्नाइज्ड इफ कंपनी इज इफ कंपनी will probably make future taxable profit। सब्सटैंशियल एविडेंस होने चाहिए इस बात के। डीटीए कैन ओनली बी रिकॉग्नाइज्ड, तभी इसको बुक्स में रिकॉग्नाइज हो सकता है इफ कंपनी विल probably make future taxable profit। ओनली यू कैन रिकॉग्नाइज अगर फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट होंगे, नहीं हुए तो भाई रिकॉर्ड नहीं हो सकता। ये तो मैं पहले ही बता देता हूँ, उसके बाद आप कितनी भी जंग करो। चलो देखते हैं, पास्ट में लॉसेस हैं, ये इंडिकेटर है कि फ्यूचर में भी लॉसेस होंगे, तो ये कोई अच्छा इंडिकेटर तो है नहीं। दिस इंक्लूड सिग्निफिकेंट नॉन ऑपरेटिंग गेन्स। अच्छा, करंट ईयर में करंट ईयर में इन्होंने प्रॉफिट तो कमा लिया बच्चों। अब देखो, इनको पास्ट में लॉसेस हो रहे थे, करंट ईयर में प्रॉफिट हो गया, बट वो प्रॉफिट में इनकी रेगुलर इनकम नहीं है, वन ऑफ इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग गेन्स है। नॉन ऑपरेटिंग कौन से होते हैं? जो रेकरिंग नेचर के हैं या नॉन रेकरिंग नेचर के हैं? तो ऑब्वियसली नॉन रेकरिंग नेचर के हैं। तो ये सारे पॉइंटर लिखोगे, आपको अपनी रीजनिंग को जस्टिफाई करना है कि क्यों आपको लगता है कि डीटीए बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। बहुत सारी बातें आप देखो पढ़ोगे समझ आएगा, इसमें यहाँ पे समझ आता है। देखो पहली बात तो हिस्ट्री ऑफ लॉस, पहला पॉइंट तो यही बन जाता है कि इस कंपनी के हिस्ट्री के लॉसेस की, तो क्या इंडिकेट करेगा? अच्छा, कोई बंदा पास्ट में हर साल एक गलतियां करता है, आप फ्यूचर में ये एक्सपेक्ट करोगे, मतलब एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, बट क्या अंदाजा क्या लगाओगे कि वो फ्यूचर में भी सेम गलती करेगा? दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी कभी लॉटरी लग गई एक लॉटरी से, तो इसका मतलब थोड़ी है कि आप हर साल आपको लॉटरी लगेगी, हर साल आपको इनकम आएगी, गेन आएगा। तो नॉन ऑपरेटिंग है, इन पे भरोसा नहीं कर सकते, ये तो मतलब की दोस्ती है भाई, चल गया, लक लक वाली बात है। In 2012, Weller Company recognized a material deferred tax asset in respect of carry forward losses which will expire in 2215। भाई तुम 213 में हो, 215 में एक्सपायर भी होने वाला है। Do we have sufficient time to generate profit to realize this asset? टाइम भी अब कम बचा, ये भी इंडिकेटर है कि तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम नहीं है। 2 साल और बचे हैं सिर्फ, फिर लॉस एक्सपायर हो जाएगा, आप यूज ही नहीं कर सकते। Weller Company announced to recognize this asset in 2008 based on the budget that assumed high growth and profitability। इसका क्या मतलब है? बेस्ड ऑन बजट्स, मतलब खुद की बजट के बेस पे, assumption पे, how can you forecast profitability? Do you have any reasonable evidence of this budget? Let's read further. Miller Company management consider that budget to be realistic as there were positive indication from customer about future order। Positive indication from customer, अच्छा, planned expansion into new market and new product, बहुत सही। At 30th June, no deferred tax asset amounted to 40% of shareholder equity। There are no tax planning opportunity available to Weller Company to generate taxable profit in short term। तो लास्ट लाइन में फिर से पढ़ते हैं, 30 जून 2013, नेट डेफर्ड टैक्स एसेट अमाउंट टू 40% ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी। देयर आर नो टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू वेल्टर कंपनी टू जनरेट टैक्सेबल प्रॉफिट इन शॉर्ट टर्म। देखो बच्चों, यहाँ पे को कंक्लूजन बनाना, देखो यहाँ पे आपको बताना क्या है, डेफर्ड टैक्स बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। पॉइंट्स आपको दोनों तरफ के दिए हुए हैं, बट एक जो मेजर कन्वे कर रहा है आप उसके बेस पे अपने आंसर लिखोगे कि डीटी ऑन लॉसेस बनेगा या नहीं बनेगा। और डीटी ऑन लॉसेस तभी बन सकता है जब फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट हो। मैं यहाँ पे जितना रीजनिंग पढ़ पाया हूँ उसके हिसाब से आंसर करूँ, तो पहली बात तो मैं कहूंगा कि इसके लॉसेस की हिस्ट्री है, अभी पूरा लॉस ही लॉस किया है, तो पहला पॉइंट अपन यहाँ पे यही डाल देंगे, वेलर हैज अ हिस्ट्री ऑफ losses which suggest it will not make future taxable profit। पहली बात ये होगी। और एक पॉइंट नहीं कि मैंने सिर्फ एक एक पॉइंट पे कंक्लूड कर लिया, एक बात पे और बात लिखो, जो मेरे को पॉइंट्स पढ़ पढ़ के समझ आया है वो सारे पॉइंट लिखेंगे। इवन करंट ईयर प्रॉफिट इज नॉट रिलायबल। व्हाई? व्हाई माय फ्रेंड इट्स नॉट रिलायबल?
because it came due to one ऑफ गेन्स। क्या बोलेंगे इन्हें? वन ऑफ गेन्स, नॉन ऑपरेटिंग गेन्स, नॉट ड्यू टू रेगुलर बिजनेस और ट्रेडिंग। ये बात हो गई। आपका अभी का कोई यानी और फ्यूचर के लिए भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियरली यहाँ पे क्वेश्चन कहता है, देखो लास्ट पैरा पढ़ो, देयर आर नो टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू वेलर कंपनी टू जनरेट टैक्सेबल प्रॉफिट इन शॉर्ट टर्म। टाइम कम है, आपके पास ऑलरेडी टाइम एक्सपायर हो रहे हैं। इसके लिए आप लिख सकते हो, सिंस टैक्स लॉसेस आर एक्सपायरिंग सून। क्वेश्चन कहता है ना एक्सपायरिंग सून, सो वी हैव वेरी little time to use them. Further, further, Weller has no tax planning opportunities. और जब आपके पास कोई टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल ही नहीं है, तो आप टैक्सेबल प्रॉफिट कैसे बनाओगे? अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू क्रिएट टैक्सेबल प्रॉफिट। बस यहाँ से आप इतना सारा आपने वैलिड बातें लिख दी, अब क्या चाहिए? इससे इससे ये सारे पॉइंट क्लियर आपके आपने सेट कर दिया। Therefore, therefore, no DTA should be recognized। देखो मैंने कंक्लूजन क्लियर दे दिया। ये मेरा क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट का आंसर हो गया। यूजिंग एग्जिबिट 3 डिस्कस वेदर डीटीए शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस या नो पूछा था, मैंने क्लियर बोल दिया जो मुझे लगा पढ़ के कि सर नहीं होगा। आप कह सकते हो सर बजट है, assumption है, देयर इज नो बैकिंग टू दोस बजट्स एंड आप ये मेंशन कर सकते हो these assumptions have no backing, no supporting evidences, so um, we cannot rely on such assumptions। जितना चाहो और पॉइंट डाल सकते हो, बट कंटिन्यूअसली लॉसेस हैं, कंटिन्यूअसली आपका लॉस हो रहा है, कंटिन्यू आपके पास टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, यू हैव नो वे टू प्लान समथिंग आउट इन इन अ शॉर्ट टर्म। 2 साल ही आपके पास बचे हैं, तो वो सब इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास ना सफिशिएंट टाइम है, ना कोई फ्यूचर में प्रॉफिट अरोज होने की कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है कि आप इस डीटीए को रिकॉर्ड कर सके हो। जब आपके पास फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट ही नहीं होगा, तो आप बेनिफिट रियलाइज कर ही नहीं कर सकते हो। तो इस वजह से यहाँ पे डीटीए नहीं बनेगा। तो ये थे क्वेश्चन 3 के हमारे तीनों पार्ट बच्चों। Hopefully, now you have more clarity that how to approach question 3 in SBR exam.